एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 15 हाइट्स एंड डिस्टेंसेस का ये क्वेश्चन है। इससे पहले भी मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपके साथ डिस्कस किया था कि हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के क्वेश्चंस में फिगर किस तरह से बनानी चाहिए। और अब इस क्वेश्चन में एक छोटा सा ट्विस्ट है कि इसमें हमें स्पीड निकालना है या टाइम निकालना है, तो उस क्वेश्चन को कैसे डील करना चाहिए उसके बारे में हम इसमें सीख लेते हैं। क्वेश्चन है अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ टावर। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला था क्वेश्चन को ब्रेक कर लीजिए और उसकी फिगर बना लीजिए। तो हमें ये कहा गया एक स्ट्रेट हाईवे है, हाईवे बना लिया सबसे पहले हमने, और एक फुट ऑफ टावर है यानी एक टावर या टार तक ये हाईवे जा रहा है। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, एक टावर, एक आदमी यहाँ पर खड़ा हुआ है। ऑब्जर्व द कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। उसे एक कार दिख रही है यहाँ पर, और यहाँ से जब वो देखेगा तो उसे एंगल ऑफ डिप्रेशन दिख रहा है 30 डिग्री। तो ये एंगल 30 डिग्री होगा और ये ऑल्टरनेट की वजह से 30 डिग्री बन जाएगा। उसके बाद उन्होंने कहा विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो एक कार थी जो यहाँ पर खड़ी थी और एक हाईवे था जो फुट ऑफ द टावर तक जाता था। मैन टावर के ऊपर खड़ा था और जब डिप्रेशन से वो देख रहा है उसको, तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री बन रहा था। अब वो कह रहे हैं 6 सेकेंड्स लेटर, 6 सेकेंड बीतने के बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। मैन यहीं खड़ा है पर क्योंकि कार चल रही है तो आफ्टर 6 सेकेंड्स ये कार यहाँ बी पोजीशन तक आ जाती है और एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंज हो जाता है 60 डिग्री में। तो ये एंगल ऑल्टरनेट की वजह से 60 डिग्री हो गया। अब वो कहते हैं फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच टू द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। इस पॉइंट से ये फुट ऑफ द टावर तक पहुंचने में मैन को कितना टाइम लगा है ये मुझे कैलकुलेट करके देना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आप लोगों को ये लग रहा होगा कि किस तरह से इसे फाइंड आउट करें, क्योंकि हम हाइट्स एंड डिस्टेंसेस करते करते स्पीड डिस्टेंस टाइम में कहाँ आ गए। तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, इसको सिंपली आप हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के मेथड से ही सॉल्व करोगे और अपने आप आंसर निकल के आएगा। बस कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आप इस टावर को टी या कुछ भी इस फिगर को कंप्लीट करने के लिए एक नाम दे दीजिए। इसको हाइट ऑफ द टावर को आप h कंसिडर कर लेंगे। ये डिस्टेंस ए बी का डिस्टेंस x रख लीजिए, बी सी का y, या कोई भी वेरिएबल जो आप रखना चाहते हो वो आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। अब दो ट्राइंगल्स हैं मेरे पास, एक तो टी बी सी, ठीक है, ये देखिए ये वाला ट्राइंगल है टी बी सी, और एक मेरे पास ये पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल है जिसका नाम है टी ए सी। क्योंकि ये दो राइट ट्राइंगल्स बन रहे हैं, सेपरेटली निकालकर आपको दिखा देते हैं। टी बी सी, सॉरी ये C है और ये B है जिसमें मेरा एंगल भी 60 डिग्री है, और दूसरा जो है वो ये है TCA, ये 30 डिग्री है। यहाँ पर मेरा एंगल ऑफ डिप्रेशन जो उसको मैंने यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया वो 30 डिग्री बन रहा है। ठीक, तो पहले हम सिंपल ट्राइंगल को सॉल्व करेंगे। अब ये सिंपल ट्राइंगल कौन सा है? TBC। हमेशा आप यही टिप्स को फॉलो करोगे आपको बिल्कुल इजीली सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चंस। देखिए सिंपल ट्राइंगल क्यों कहा मैंने इस वाले को ही, इसको क्यों नहीं कहा सिंपल? क्योंकि इसमें आपको एक वेरिएबल पता था h और दूसरा वेरिएबल ये BC हमें पता है y। तो सिंगल सिंगल दो वेरिएबल्स हैं जिन वेरिएबल्स में हम इनका आंसर निकालेंगे। अगर मैं पहले ही ये वाला ट्राइंगल लूँ TAC तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि आपका आंसर नहीं निकलेगा, बस थोड़ा सा वो कॉम्प्लिकेट हो जाता है। तो अगर आप पहले ये वाला ट्राइंगल लेते हो तो देखो यहाँ पे h है, फिर आपका A से C तक का डिस्टेंस है x प्लस वाई, तो टोटल डिस्टेंस आपका x प्लस वाई आ जाएगा। पहले ही 3 वेरिएबल में फंसोगे, तो 3 वेरिएबल में मत फंसिए, आप सिंपली 2 वेरिएबल्स में ही डील कीजिए, क्योंकि हमने लीनियर इक्वेशन में भी 2 वेरिएबल्स में डील करना सीखा था। तो सबसे पहले आप गिवन वगैरह लिख लेंगे कि लेट अस कंसीडर TC बी द टावर ऑफ हाइट h मीटर्स एंड BC इज द डिस्टेंस जो y है, और ये सब डिस्टेंसेस आप लिख लेंगे। हम सीधे सॉल्यूशन पे आते हैं। सबसे पहले ट्राइंगल मेंशन करते हैं, कौन सा ट्राइंगल हम ले रहे हैं। तो ट्राइंगल जरूर मेंशन कीजिए, उससे टीचर को भी पता चल जाता है कि आप कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हो और उसे कौन सी चीज को पहले चेक करना है, वरना कंफ्यूजन होती है। तो TBC हमने ट्राइंगल लिया है, यहाँ हम लगा देंगे tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस h अपॉन y। tan 60 की वैल्यूज याद रखिएगा, h अपॉन y
ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और वी कैन से कि y इज इक्वल टू h अपॉन रूट 3. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1. अब यहाँ आपके लिए एक टिप है, एक ट्रिक है कि जब भी आप फर्स्ट इक्वेशन कैलकुलेट करो हमेशा आप h को छोड़ दीजिए, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालिए. यानी कि अगर आप इसको x ले रहे हो, a ले रहे हो, y ले रहे हो, z ले रहे हो, b ले रहे हो, c ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, आप इसकी वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ हाइट. हमेशा यही करना, आपको बिल्कुल इजी पड़ेगा. तो ऑलवेज फाइंड दिस वेरिएबल या वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल इन द फॉर्म ऑफ h. ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात कि y की वैल्यू आप h की फॉर्म में निकालिए. यहाँ y की जगह कोई भी वेरिएबल हो सकता है तो उसकी वैल्यू आप h के टर्म्स में निकालिए. और h मतलब हाइट है, परपेंडिकुलर. तो सिंपल कहने का वे ये है कि परपेंडिकुलर के टर्म्स में निकल जानी चाहिए दूसरे वेरिएबल की वैल्यू. अब हम लेते हैं दूसरा ट्राइंगल. दूसरा ट्राइंगल था TCA या TAC. ठीक है, आप CAT भी लिख सकते हो, कुछ भी आपको जो अच्छा लगे. तो tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस h अपॉन x प्लस वाई. ठीक है, अब tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन x प्लस वाई. कुछ नहीं करना, पहले वैल्यू पुट मत करना. अगर आपने वैल्यू पुट करने में जल्दबाजी की तो सॉल्यूशन में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी. तो यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते जाओ, बिल्कुल सीधे साधे मेथड से करते जाओ. तो x प्लस वाई इज इक्वल टू h√3. ठीक है, अब मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा है सिवाय फर्स्ट वेरिएबल मतलब जो फर्स्ट इक्वेशन है उसे इसमें पुट करने की. तो x इज प्लस h अपॉन √3 इज इक्वल टू h√3. ये मैंने यहाँ लिख दिया फ्रॉम फर्स्ट कि ये मेरी जो इक्वेशन आई है वो फर्स्ट कंडीशन की वजह से आई है. अब h वाले टर्म्स को कलेक्ट करेंगे. तो x इज इक्वल टू ये प्लस का h√3 था, ये इधर जा करके माइनस h अपॉन √3 हो जाएगा और यहाँ डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको हम कर देते हैं रब. बस इसे याद रखना है हमें. यहाँ y के लिए मैं लिख देती हूँ आपके लिए, y की वैल्यू h अपॉन √3 आई है, जिसे याद रहे. चलिए इसे भी रब कर देते हैं ताकि स्पेस मिल जाए हमें. अब हमारे पास x की जो वैल्यू आई है वो h√3 अपॉन 1 माइनस h अपॉन √3 आया है. अब हमें पहले इसे सॉल्व करना होगा. इसे सॉल्व करने में कोई बहुत बड़ी लॉजिक नहीं लगानी, बहुत लंबी चौड़ी कोई कैलकुलेशन भी नहीं है. सिंपल 1 और √3 का एलसीएम ले लीजिए. 1 और √3 का एलसीएम √3 आएगा. ये 1 है और ये √3 है, इसकी मल्टीप्लाई √3 से होगी. तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के नाते इसकी मल्टीप्लाई भी √3 से होगी. √3 इंटू √3 हो जाएगा 3h और यहाँ √3 की मल्टीप्लाई 1 से होगी, यहाँ पे भी इसकी 1 से होगी तो h. या ये समझ लीजिए इसके पास √3 था तो कुछ नहीं करना है, इसे कॉपी डाउन करना है. यहाँ √3 नहीं था, इसे √3 से मल्टीप्लाई कर देना है और √3 इंटू √3 3h हो जाएगा. ये x की वैल्यू आ रही है तो 3 माइनस यहाँ कोई कोएफिशिएंट नहीं है, 1 होगा. 3h माइनस 1h इज 2h अपॉन √3. अब इसको सॉल्व करने में बिल्कुल भी नहीं जाना है आपने कि भाई √3 को रैशनलाइज कर दें, तो रैशनलाइज नहीं करना है. यहाँ पे x की वैल्यू मेरी आ गई 2h अपॉन √3. यहाँ आपको फिगर में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, ये मैंने सिर्फ इसलिए लिखा है कि मेरे पास स्पेस थोड़ी कम है तो बाद में प्रॉब्लम नहीं आए. अब यहाँ तक आपने सॉल्व कर लिया. आपने दो डिस्टेंसेस निकाल लिए कि कार ने ए पोजीशन से बी पोजीशन तक जाने के लिए कितना डिस्टेंस कवर किया है और कार ने बी पोजीशन से सी पोजीशन तक जाने के लिए कितना डिस्टेंस कवर किया है. अब हमें ए से बी तक जाते वक्त उसका डिस्टेंस और टाइम दोनों पता है. देख रहे हैं आप, यहाँ पे आपने डिस्टेंस कैलकुलेट किया है, यहाँ पे आपको टाइम पता है. तो अब हम क्या करेंगे, इससे हम कार की स्पीड निकाल सकते हैं. कार की स्पीड होगी, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस इस केस में है x और टाइम इस केस में है 6 सेकेंड्स. ठीक, और x की वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट की थी तो हम उसे पुट कर देते हैं 2h अपॉन √3 अपॉन 6. नीचे कुछ नहीं है तो 1 बनाना पड़ेगा ताकि ये फ्रैक्शन कंप्लीट हो जाए. ये टर्म सबसे ऊपर जाती है और ये मिडिल वाले टर्म के पास जाती है. या आप कह सकते हैं डिनोमिनेटर गोज टू न्यूमरेटर, न्यूमरेटर गोज टू डिनोमिनेटर. इसको सॉल्व कर लेते हैं. 2h इंटू 1 अपॉन 3 इंटू √6. तो सॉरी ये उल्टा लिख दिया मैंने, ये आ जाएगा 6 इंटू √3. तो 2 3 ज़ा 6, तो मेरे पास आ गया h अपॉन 3√3. ये मीटर पर सेकेंड, क्योंकि डिस्टेंस मीटर में थे और टाइम सेकेंड में था. नो नीड टू वरी अगेन कि भाई रूट में आ गया, रैशनलाइज करना जरूरी है. अभी ये आपकी स्पीड आ चुकी है.
अब हमें कहा गया था क्वेश्चन में कि कार यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है एक जो स्पीड उसने स्टार्टिंग में थी उसके आगे वही पूरे जर्नी में उसकी स्पीड रही, स्पीड बार बार चेंज नहीं हो रही है, स्पीड सेम है। तो स्पीड सेम है तो यहाँ टाइम निकाल लेते हैं। अब टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस इस बार है y, क्योंकि अब उसने कार ने b से c तक का डिस्टेंस ट्रैवल किया है और टाइम हमें यहाँ स्पीड हमें यहाँ पर उसकी पता चल चुकी है, दैट इज h अपॉन 3√3। और y की वैल्यू भी हमें पता थी, वो भी हम पुट कर देते हैं। तो y की वैल्यू थी h अपॉन √3, y की वैल्यू थी h अपॉन √3 होल h अपॉन 3√3। अगेन डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के पास जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के पास जाएगा, h यहाँ पे आपके पास आ गया ये इंटू 3√3 और यहाँ पे h इंटू √3 से √3 कैंसिल, h से h कैंसिल इज इक्वल टू 3। और ये हम निकाल रहे थे टाइम, तो टाइम आएगा हमारा 3 सेकेंड्स। तो देखा आपने कि रूट को पहले सॉल्व करते हैं तो कॉम्प्लिकेशंस आपके लिए ही बढ़ती और फिर उसके बाद आपको उसे डेसिमल्स में निकालना पड़ता है। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना था, सिर्फ √3 को लिखते जाना था और √3 से √3 कैंसिल हो गया। तो बिल्कुल नहीं घबराना है, सिर्फ इस क्वेश्चन में आपको ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी है। ट्रिग्नोमेट्री यूज करके, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस यूज करके आपको x और y डिस्टेंसेस कैलकुलेट कर लेने हैं। जिसका डिस्टेंस पता है जिसका टाइम पता है, जितने डिस्टेंस का टाइम पता है उतने डिस्टेंस के टाइम से आप उसका स्पीड निकाल लेंगे। जब आपको स्पीड पता चल जाएगा, इस केस में आपको डिस्टेंस पता है, वो आपने कैलकुलेट किया है ट्रिग्नोमेट्री से, एंड स्पीड आपने फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट करी है, उससे आपको टाइम पता चल जाएगा। और इस तरह से आप इस तरह का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है। इस बेसिस पे एक एरोप्लेन है, इतने हाइट पे उड़ रहा है, कुछ सेकंड्स बाद वो दूसरी जगह पहुंच गया, तो अब उसकी स्पीड बताइए कितनी होगी या कितने टाइम में वो पहुंचेगा। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अब आप उन्हें इसी फॉर्मूले से या इसी मेथड से ट्राई कीजिएगा। आई होप उसके आंसर्स भी आपको बहुत ईजिली निकल जाएंगे। ठीक है, और कोई और प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। And do not forget to like and share my video. Thank you.